हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा CUET का बिजनेस स्टडीज डोमेन का मॉक टेस्ट नंबर 9। मतलब इससे पहले 8 मॉक टेस्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना चुकी हूं। अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं फट से जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। एंड इसी के साथ वन शॉट रिविजन वीडियो भी हर चैप्टर की बनी हुई है, वो भी नहीं देखिए तो जाके जल्दी से देखो क्या कर रहे हो। चलिए, इसी के साथ इस मॉक टेस्ट से रिलेटेड है कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको पहले ही दे दूं। यहाँ पे टोटल आपसे पूछे गए हैं 50 क्वेश्चन, लेकिन आपको 50 के 50 अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 40 अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप 50 ही अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन पेपर में यही कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसी के साथ हर एक क्वेश्चन जो कि आप करेक्ट वे में आंसर करते हैं उसके आपको मिलेंगे +5, और हर एक क्वेश्चन जो आप गलत अटेम्प्ट करते हैं, मतलब जिसका आंसर गलत है, उसके आपको मिलेंगे -1। सो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए थोड़ा सा देख के, सोच के, समझ के ही आंसर करना, तुक्केबाजी मत करना। जिन बच्चों का वही इंकी पिंकी पोंकी वाला सिस्टम चलता है, प्लीज यहाँ पे मत करना, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, तो वही स्टूडेंट्स ने इन दोनों में से किसी एक को टिक किया होगा, उन्हें ही +5 मिलेगा, हर एक स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। ये मत समझना कि CUET वालों ने गलती कर दी है तो तुम्हें फ्री फंड के वो मिल जाएंगे मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें चारों ही ऑप्शन गलत होते हैं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भैया बनाने वाले पेपर भी तो इंसान ही है ना, इंसान होते तो गलती होती रहती है, तो चारों ऑप्शन अगर गलत हो गए तो हर वो बच्चा जो इस पेपर में बैठेगा उसको मिल जाएंगे +5। इस पेपर में कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, सो लेके मत जाइएगा, फालतू वहां पे एग्जामिनर के साथ आपका पंगा हो सकता है। देखिए, अभी तक मैंने आपको CUET के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अब मैं आपको देती हूँ अपने खुद के इंस्ट्रक्शंस। मेरे साथ अगर आप ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला ये कि पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा और उसमें सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि उसके आंसर अटेम्प्ट करने हैं कि तुम्हारे अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और दूसरा काम ये होगा कि लास्ट में तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन करेक्ट गए, कितने इनकरेक्ट गए। अब क्या है, मेरे कुछ आलसी स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैं जानती हूँ, सो इसलिए उन लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा लाइक शॉर्टकट रखा था कि आप पेन पेपर की जगह कमेंट सेक्शन में ही आंसर कर सकते हैं। फिर मैंने देखा एक आधे स्टूडेंट ने एक्चुअली ऐसा किया हुआ था। चलो, मतलब पहले तो वो मान रहे हैं कि वो आलसी है और दूसरी चीज़ उन्होंने ऐसा अटेम्प्ट किया हुआ। फिर मैं चेक करने बैठी तो पूरा इतना लंबा लाइन हो रहा था 50 उसका, मतलब वो कमेंट इतना लंबा हो रहा था, तो मुझे लगा नहीं, इट्स बेटर कि अगर आप पेन पेपर पे ही करें, है ना, वो ज़्यादा सहूलियत भरा होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पहले मैं इंग्लिश में एज इट इज पढ़ूंगी आप लोगों के लिए, फिर मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगी, आप लोगों को समय दूंगी कि आप अटेम्प्ट कर ले अपने आप से इसको। उसके बाद मैं इसकी हिंदी आपको बताने वाली हूँ और लास्टली मैं इसका आंसर डिस्प्ले करूंगी। सो आपको चेक करना है कि क्या आपने जो आंसर मार्क किया है वो करेक्ट था कि नहीं था, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन सेज गैंग प्लैंक इज अ टर्म एसोसिएटेड विद व्हिच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल, इक्विटी, ऑर्डर, स्केलर चेन, इनिशिएटिव। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर से पिक किया गया है ये क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। उसमें हमने 2 लोगों के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, टेलर भाई साहब और फ्योल भाई साहब के। तो फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल ऐसा है जिससे रिलेटेड एक टर्म है गैंग प्लैंक। आपको बताना है वो प्रिंसिपल कौन सा है। What do you think गैंग प्लैंक कौन से प्रिंसिपल से रिलेट करता है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए गैंग प्लैंक होता क्या है। हिंट दे दो थोड़ा सा। चलो, जिनको हिंट नहीं चाहिए वीडियो को पॉज कर लो। गैंग प्लैंक कुछ इस तरह से बनता था, कुछ ऐसा, कुछ याद आया? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, स्केलर चेन। स्केलर चेन बोलती है ना कि ऐसे फ्लो करेगा इंफॉर्मेशन, राइट, बट इमरजेंसी में इट कैन फ्लो दिस वे ऑल्सो। सो ये गैंग प्लैंक कहलाया जाता है। सो गैंग प्लैंक इज एसोसिएटेड विद व्हिच प्रिंसिपल? स्केलर चेन प्रिंसिपल ऑफ फ्योल भाई साहब। चलिए, लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मैनेजमेंट एज अ साइंस। इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट मैनेजमेंट एज अ साइंस के बारे में ट्रू है? Existence of theoretical knowledge based on practice and creativity, principles based on experimentation, professional association। चलिए बताइए कौन से वाला स्टेटमेंट इनमें से मैनेजमेंट के बारे में ट्रू है? दैट यू हैव टू टेल। आई गेस पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले मॉक्स में कहीं पे।
And the correct answer of this question is प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। दोनों में ही, मैनेजमेंट की बात करें या साइंस की बात करें, दोनों में ही जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। चलिए let's move to next question. Question number 3, it says which of the following is true with respect to the step developing premises under the planning process? First option है base material for assumptions can be in the form of forecast, existing plans or any other past information about policies. Second है only a few managers are required to be familiar with and use the same assumptions. Third है assumptions need not necessarily be same for all. और fourth है all of the above. चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पढ़ने में समय लग सकता है, इसलिए टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स डेवलपिंग प्रेमाइसेस अंडर द प्लानिंग प्रोसेस। हम सब ने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ी है, राइट? एक साथ एक चीज़ और वो कर दूं कि मैनेजमेंट में जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो सारी सारी पढ़ के जाने। मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबकी प्रोसेस पढ़ के जानी है। किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लानिंग प्रोसेस से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि देयर वाज दिस टर्म डेवलपिंग प्रेमाइसेस। ये स्टेप याद है? डेवलपिंग प्रेमाइसेस वाला स्टेप याद है? तो उसके बारे में एक स्टेटमेंट नीचे जो दी गई है, कौन से वाली करेक्ट है? फर्स्ट बोलते हैं बेस मटेरियल फॉर assumptions कैन बी इन द फॉर्म ऑफ forecast, existing plans or any other past information about the policies. Second, only a few managers are required to be familiar with and use the same assumptions. Assumptions need not necessarily be same for all or all of the above. ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इसकी हिंदी कर दी ना आपको आंसर समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं अभी हिंदी नहीं कर रही, बाद में बता दूंगी आपको। चलिए पता लगाइए क्या है करेक्ट आंसर। Answer is A. Base material for assumptions can be in the form of forecast, existing plans or any other past information about the policies. Chaliye, let's move to the next question. It says an IT company currently employing 5,000 people plans to expand its business through diversification. It aims to become a global leader. It achieved this goal. It has started shifting to a decentralized management system from a centralized one. Thus, dash function of management is being performed by the company to become a decentralized company. Directing, staffing, organizing, planning. चलिए बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पता लगाइए क्या होगा इसका आंसर। फिर मैं इसकी हिंदी बताती हूँ। डन, बताओ हिंदी। सो इट सेज एक आईटी कंपनी है जो कि 5,000 लोगों को एम्प्लॉय किए हुए है और वो प्लान कर रही है अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की। कैसे? डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। जब हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह बढ़ा देते हैं तो उसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये अब एक ग्लोबल लीडर बनना चाहती है, मतलब ये देश विदेश में अपना काम फैलाना चाहती है और इस काम को अचीव करने के लिए इन्होंने अपने सिस्टम को थोड़ा सा बदला है। इन्होंने पहले सेंट्रलाइज सिस्टम अपनाया हुआ था जहां पे पूरी डिसीजन मेकिंग कुछ सिलेक्टेड हाथों में रहती थी, लेकिन अब इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया। लाइक इन्होंने और लोगों को परमिशन दे दिया कि आओ तुम भी पार्टिसिपेट करो डिसीजन मेकिंग में, तुम भी डिसाइड करो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये यहाँ पे कौन सा फंक्शन कर रहे हैं मैनेजमेंट का, दैट यू हैव टू टेल। चलिए बताइए कौन सा फंक्शन हो रहा है सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन में होने पे। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पता लगाओ ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी थी और तुम्हें आंसर मिल जाएगा तुम्हारा। And the correct answer of this question is organizing. Organizing चैप्टर में ही हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, और जब भी स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग में ही चेंजेस होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इनमें से कौन से वाला डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है? डेलीगेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। सो इजी। डायरेक्टिंग का एलिमेंट बताना है। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, हम सब ने पढ़े हुए हैं। यहाँ पे 3 तो सही दिए हुए हैं लेकिन चौथा गलत दिया हुआ है, आपको बताना है कौन से वाला गलत है। बताइए कौन से वाला गलत है, दैट यू हैव टू टेल। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेलीगेशन। डेलीगेशन एलिमेंट नहीं है डायरेक्टिंग का। तो यहाँ पे आपका आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट पता है ना, मैं बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछती हूँ जिनका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कमेंट सेक्शन में। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि वो चौथा एलिमेंट कौन सा होता है डायरेक्टिंग का जो कि यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है।
लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, 3 एलिमेंट्स मेंशन है डायरेक्टिंग के। चौथा एक एलिमेंट होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, दैट यू पीपल हैव टू टेल। जल्दी से बताइए कौन सा होगा वो वाला एलिमेंट। समझ गए ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या था? चौथा एलिमेंट बताना है, कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या लिखोगे? एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 5, जो भी क्वेश्चन जिसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रही हूँ वही वो हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 5 आंसर ये होगा। चलिए 6th, unemployment can be described as dash the number of people who voluntarily choose not to work, the number of people who are jobless and are actively seeking work, the number of people who are not actively seeking work, the number of people actively seeking work who find work। चलिए बताइए अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ये शायद आपने यहाँ नहीं पढ़ा बिजनेस स्टडीज में, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा। 11th क्लास के इकोनॉमिक्स में ही आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बताइए क्या होता है? क्या ये वो सिनेरियो है जहाँ जो कोई इंसान काम करना ही नहीं चाहता तो उसे काम नहीं मिल रहा, या ऐसा सिनेरियो है जहाँ वो काम करना चाहता है उसे काम नहीं मिल रहा है, या वो काम करना चाहता है और उसका काम मिल भी गया? क्या होता है एग्जैक्टली अनएम्प्लॉयमेंट? बताइए। The correct answer is the number of people who are jobless and are actively seeking work। ऐसे लोग जो काम तो ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा है, इसे बोलते हैं हम क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक ऐसी सिचुएशन वेयर अ पर्सन वांट्स टू वर्क, एक इंसान काम करना चाहता है लेकिन उसे काम मिल नहीं पा रहा, इसे हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे मिथ्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बट द करेक्ट थिंग इज दिस ओनली, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए Question number 7. Zakhira Limited wants to invest in treasury bills issued by RBI. What will be the minimum amount to be invested in the treasury bill? 25,000, 20,000, 50,000, 1 lakh। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये तो। जखीरा लिमिटेड इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहाँ पे? किसी एक ट्रेजरी बिल में जो कि आरबीआई इशू करता है। तो आपको बताना है मिनिमम अमाउंट क्या होगा जो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया जा सकता है। जल्दी बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? 25,000, 20,000, 50,000, 1 lakh। एंड द करेक्ट आंसर इज 25,000। हम सबने पढ़ा हुआ है ट्रेजरी बिल्स 25,000 के ही मल्टीपल्स में जाता है, तो मिनिमम किसी को अगर स्पेंड करना है यहाँ पे तो 25,000 रुपीज़ ही करेगा, या फिर 50,000 आगे या जितने, बट मिनिमम पूछा था, मिनिमम अमाउंट कितना होगा, तो 25,000 होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कौन सी वाली स्टेटमेंट यहाँ पे जो दी गई है वो गलत है? फर्स्ट है एम्स एट इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड, इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। चलिए बताइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कौन से वाली यहाँ पे जो ऑप्शन दी हुई है वो गलत है? जल्दी बताइए। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। एंड द करेक्ट आंसर इज फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी फॉर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। कैसे गलत है ये? क्योंकि ये काम तो फाइनेंशियल मार्केट करता है, ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 9th question. Samaira went to a free eye camp and got her eye treatment done for glaucoma. Okay, but the treatment was resulted in consistent pain and discomfort in her eyes, forcing her to seek further medical attention. Samaira can file a complaint with Dash under the Consumer Protection Act. District Commission, State Commission, National Commission, none of the above. बताइए। समायरा एक लड़की है, ठीक है, और वो गई है एक फ्री आई कैंप के लिए एंड अपने आईज का ट्रीटमेंट करा के आई है ग्लोकोमा में, बट जो ट्रीटमेंट था उसकी वजह से उसको कंटिन्यूस पेन रह रहा है, डिस्कम्फर्ट रह रहा है आईज में, और उसको फर्दर मेडिकल अटेंशन सीख करने की ज़रूरत पड़ी, मतलब दोबारा से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ पे समायरा कहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, स्टेट कमीशन के पास, नेशनल कमीशन के पास, या नन ऑफ द अबव के पास? जल्दी बताइए। And the correct answer will be none of the above. ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। यहाँ पे none of the above क्यों आंसर आया? क्योंकि सर्विस तो ये ले रही थी, बट क्या उस सर्विस के बदले की कुछ कंसिडरेशन दे रही थी?
सर्विस लेना या गुड्स खरीदना कब कहलाया जाता है? जब हम बकायदा उसका कंसिडरेशन पे करते हैं, राइट? यहाँ पे शी वॉजंट पेइंग एनीथिंग, शी गॉट इट फॉर फ्री, लाइक फ्री आई कैंप लगा हुआ था, फ्री में कोई चीज़ मिली है, तो उस सिनेरियो में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये कहीं नहीं जा सकती है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंसिडरेशन वाले पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। चलिए 10th क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक अबाउट इट्स रिसेंटली लॉन्च इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, अतुल्य लिमिटेड कंडक्टेड एन ऑनलाइन सर्वे यूजिंग अ क्वेश्चनर टू गैदर कस्टमर्स व्यूज एंड ओपिनियंस. Identify the marketing function being used by Atulya Limited. Standardization, product designing, customer support service, gathering and analyzing market information. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, यू हैव टू मार्क द करेक्ट वन. हिंदी बताओ. इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक, अतुल्य लिमिटेड, मतलब अतुल्य लिमिटेड करके एक कंपनी है, उनको एक फीडबैक चाहिए था इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, तो उन्होंने एक क्वेश्चनर बनाया और ऑनलाइन सर्वे में डाल दिया. कस्टमर्स के व्यूज़ आ गए, ओपिनियंस, मतलब ओपिनियंस और व्यूज़ के लिए बेसिकली. आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन, आपको आइडेंटिफाई करना है मार्केटिंग फंक्शन जो कि अतुल्य लिमिटेड ने परफॉर्म किया है. स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन. इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन. उन्होंने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया, क्वेश्चनर बनाया है ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके, ये हो सके, वो सके. सो दैट विल बी द राइट आंसर. चलिए 11th क्वेश्चन पे आ गए हैं अब हम. इट सेज अ कंपनी वांट्स टू रिप्लेस मैनुअल प्रोडक्शन technique with mechanized technique. Labor unions are resisting this change. Which function of management will help in the introduction of this change? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? भैया एक कंपनी है जो कि पहले हाथ से काम करवाया करती थी, लेकिन आज वो मशीन लाने की बात कर रही है और लेबर इस चीज़ का रेसिस्टेंस शो कर रही है कि भाई क्यों ला रहे हो तुम, हमारे पेट पे लात मार रहे हो, हमारा काम छीन लोगे, मशीन करने लग जाएगी हमारा काम. तो ऐसे सिनेरियो में इस पर्टिकुलर चेंज को लाने के लिए हमें कौन से वाला फंक्शन अपनाना पड़ेगा मैनेजमेंट का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग. And the correct answer of this question is directing. Directing से हम उन लोगों को समझा सकते हैं, लीड कर सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं इस चीज़ के. सो डायरेक्टिंग से हम उनको थोड़ा सा नॉर्मल करके इस चेंज को ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. 12th question है, the foremost objective of financial management is maximization of market share, maximization of shareholders' wealth, maintenance of liquidity, profit maximization. बताइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको चारों में से एक को करेक्ट मार्क करना है. जल्दी बताइए. एंड द करेक्ट आंसर इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपके बुक में लिखा हुआ है, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं थी. 13th क्वेश्चन है, डैश इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days. कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल. मनी मार्केट का क्वेश्चन है, ये फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर से पूछा गया है. आपको बताना है ऐसा कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट है जो रिपेबल होता है डिमांड पे और 1 से 15 दिन की उसकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड होती है. जल्दी बताइए. एंड द करेक्ट आंसर इज कॉल मनी. बैंक से लेता है ना जो मैक्सिमम 15 दिन के लिए और डिमांड पे पे भी कर देता है, उस चीज़ के बारे में बात हो रही है. 14th क्वेश्चन है, इन अ कॉटन टेक्सटाइल मिल वेरियस टास्क लाइक स्पिनिंग, वीविंग, साइजिंग, ब्लीचिंग एक्सेट्रा वर डिवाइडेड टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पर्सन्स. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेटेड हियर. यूनिटी ऑफ कमांड, डिविजन ऑफ वर्क, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. बताइए. एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में बहुत सारे काम अलग अलग परफॉर्म किए जाते थे, उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में डिवाइड कर दिया गया था. आपको यहाँ पे बताना है कि मैनेजमेंट का कौन सा वाला प्रिंसिपल अपनाया गया है. यूनिटी ऑफ कमांड, डिविजन ऑफ वर्क, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज डिविजन ऑफ वर्क. काम को डिवाइड किया गया है, यहीं से ही देख लेते तो समझ में आ जाता है क्या होगा तुम्हारा आंसर. चलिए
15th क्वेश्चन है, मैच द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन कॉलम 1 विद द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस इन कॉलम 2। प्लानिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं और सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है उनका, और आपको मैच करना है कौन से वाला पहले आता है कौन से वाला बाद में आता है। कॉलम 1 के सारे वो पढ़ देती हूँ। इसे सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। 4th स्टेप, 1st स्टेप, 6th स्टेप, ठीक है। सोचिए क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट सोच लो क्योंकि मैच द फॉलोइंग में मेरे हाथ बहुत जल्दी चलते हैं। पॉज करना है पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, कौन सा किसके साथ मैच करेगा और मैच द फॉलोइंग कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको पिछले मॉक्स में बता चुकी हूँ। देखिए सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट, उसके बाद इंप्लीमेंट कर देंगे प्लान, या पहले इवैल्यूएट करेंगे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, पहले इवैल्यूएट करेंगे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, तो ये 4th होगा, और लास्ट में हम करते हैं इंप्लीमेंटिंग द प्लान और फिर फॉलो अप, तो ये इसके साथ मैच करेगा। तो 1 मैच कर रहा है 2 के साथ, 2 मैच कर रहा है 3 के साथ, और 3 मैच कर रहा है 1 के साथ। 2 3 1 2 3 1 2 3 1, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 2 3 1 सेटिंग ऑब्जेक्टिव फर्स्ट स्टेप, नहीं यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है, तो फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट हो रहा है, तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट आना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान हमारा 6th होगा और 3rd 4th होगा ये, तो यही सीक्वेंस बैठेगा 2 3 1 2 3 1 2 3 1। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला देखो गलत लिखा हुआ है इन्होंने, सी करेक्ट होगा, सही से मार्क कर लेना। ओके मैं एक बार ये सारा रब करके भी आपको बता देती हूँ, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। MCQs में यही प्रॉब्लम होती है, कितने से भी कितनी अच्छी बुक क्यों ना हो, कुछ ना कुछ गलत मार्क कर ही देती है, बट आपको ध्यान से करना है। आप भी हो सकता है कोई बुक रेफर कर रहे हो उसमें भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, सो डोंट बी लाइक बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो फिर हम ऐसा ही मानेंगे। मैं आपको बताती हूँ, व्हेन आई वाज अ किड, मैं ना मतलब मैं 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, एक अपने टीचर्स पे और एक अपनी बुक्स पे, और मेरे घर वाले कभी भी कुछ भी और ऑल्टरनेटिव बोलने की कोशिश करते थे। लाइक माय मॉम वाज आल्सो एजुकेटेड, सो शी आल्सो यूज्ड टू टीच मी समटाइम्स। वो अपने मतलब वो अगर कभी टीचर से अपोजिट बात बोलते थे ना, आई नेवर यूज्ड टू रिलाई ऑन हर। मैं बोलती थी नहीं मेरी मैम ने तो ऐसा बोला है, ठीक है, या फिर मेरी बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इतना ज़्यादा बुक्स पे रिलाई करना छोड़ दो, मतलब ठीक है बुक्स में आधे से ज़्यादा चीज़ें ऑथेंटिक लिखी होती है, लेकिन कुछ कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, जैसे कि रेफरेंस बुक्स स्पेशली जो आती है, रेफरेंस बुक्स में यूजुअली बहुत गलतियाँ होती है। तो अपने कॉन्सेप्ट, अपने दिमाग, अपने हर एक चीज़ पे ज़्यादा भरोसा रखना इंस्टेड ऑफ द बुक, और अगर कुछ ऐसे MCQs में गलतियाँ दिखें तो उनको खुद से करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो इसी बात पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16th क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटर्मिन्ड स्पेसिफिकेशंस व्हिच हेल्प इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट, स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, प्री डिटर्मिन्ड स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग सामान बनाना ताकि चीज़ें यूनिफॉर्म बने और कंसिस्टेंट बने। क्या आंसर होगा इसका, स्टैंडर्डाइजेशन। लेबलिंग गलत दिया हुआ है, अगेन देखो एक और गलत आंसर हो गया, हो जाता है कोई बात नहीं। ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 17th, डैश कैन मोटिवेट द एंटरप्रेन्योर्स एट इट्स बेस्ट, मनी, पर्सनल वैल्यूज, फुल इन्फ्लुएंसेस, ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या चीज़ एंटरप्रेन्योर्स को सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है, पैसा, पर्सनल वैल्यूज, फुल इन्फ्लुएंसेस, ऑल ऑफ द अबव। फुल इन्फ्लुएंसेस बताइए, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सारी की सारी चीज़ें। 18th question, which of the following statement is true with respect to internal source of recruitment? internal source of recruitment के बारे में कौन से वाली statement true है? simplifies the process of selection and placement, employees are motivated to improve their performance, this is a more reliable way of recruitment, all of the above. बताइए which of the following statement is true with respect to internal source of recruitment? It simplifies the process of selection and placement, it employees are motivated to improve their performance, this is more reliable way of recruitment, all of the above. बताइए कौन सी वाली स्टेटमेंट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में ट्रू है, एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सारी की सारी, क्योंकि उससे बहुत सिंप्लीफाई तो हो ही जाती है चीज़ें, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, सस्ता भी पड़ जाता है, ऑलरेडी आप एम्प्लॉयज़ को जानते होते हो, दूसरे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं कि भैया देखो इंटरनली इन्होंने अपना मतलब वो कर लिया, वैकेंसी फिल कर लिया। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डायरेक्टिंग, इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट डायरेक्टिंग के बारे में ट्रू है?
Directing is necessary at planning stage. Directing is needed at every level of management in each department. Directing is initiated at lower level of management. Directing is least important function of the management. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन बहुत ही सिंपल दिए हुए हैं, बस देखते ही नजर आ जाना चाहिए आपको अपना आंसर. And the correct answer of this question is directing is needed at every level of management in each department. ठीक है, बाकी सारी चीजें जो भी चीजें दी हुई हैं सारी गलत है उसके बारे में. 20th question. The current government initiated Make in India program which is good for the manufacturing sector. Out of the following, identify the component of business environment quoted in the above lines. Economic, political, legal, technological. The current government initiated Make in India program which is good for manufacturing sector. अभी जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोग्राम बनाया जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है. आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल. बताइए, कंफ्यूज हो सकते हैं दो ऑप्शंस में, बट द करेक्ट आंसर विल बी पॉलिटिकल. हो सकता है आपको प्रोग्राम लीगल वाले में लगे, बट नहीं, प्रोग्राम नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन वाली चीज़ें सारी लीगल में आती हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो ये पॉलिटिकल में आएगी. नाउ लेट्स मूव टू 21st क्वेश्चन. क्या बोलता है ये? It says anyone can be called a manager irrespective of the educational qualifications possessed. Identify the characteristics of the profession that management does not fulfill in the statement being discussed above. Ethical code of conduct, professional association, restricted entry या फिर service motive. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. Anyone can be called a manager irrespective of the educational qualifications possessed. किसी को भी मैनेजर बोला जा सकता है, no matter उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मर्जी हो. यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में दिखाया गया है. बताइए, मतलब ये आपके फर्स्ट चैप्टर से पिक किया गया है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वो साइंस के साथ कंपैरिजन, प्रोफेशन के साथ कंपैरिजन, देन आर्ट्स के साथ कंपैरिजन जो किया था उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन का आंसर करना है आपको. एंड द करेक्ट आंसर इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. ये बोलते हैं जैसे बाकी सब प्रोफेशंस में अगर आपको एंट्री चाहिए होती है, चाहे सीए हो, सीएस हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, हर किसी में ना आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, एग्जाम वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. मतलब एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन वो करनी पड़ती है, होल्ड करनी पड़ती है. बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, मैनेजर कोई भी बन सकता है. ठीक है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. 22nd question है, which type of plan is time bound and linked with measurable outcomes? Objective, budget, both A and B, none of the above. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. Which type of plan is time bound? कौन से तरह का प्लान टाइम बाउंड होता है और मेजरेबल आउटकम से लिंक्ड होता है? मेजरेबल, ऑब्जेक्टिव, बजट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. दोनों में ही टाइम बाउंड रहता है और मेजरेबल आउटकम्स होते हैं. 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रांसफर्स? ट्रांसफर्स के बारे में कौन से वाली चीज यहाँ पे ट्रू है? इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर. देयर इज नो सब्सटेंटिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय, ऑल ऑफ द अबव. बताइए ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करना. शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना. नो सब्सटेंटिव चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय, कोई चेंज नहीं होगा ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्टेटस में, ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारी चीज़ें करेक्ट हैं. ट्रांसफर में यही तो होता है, प्रमोशन में होता है ना कि भैया उसकी वर्टिकली शिफ्ट मतलब वो होती है, वर्टिकली वो डिफर करता है स्टेटस वगैरह चीज़ों में. यहाँ पे तो ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट लिखी हुई हैं. 24th question, the money market is a market for short term funds which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year, up to 6 months, up to 3 months, none of the above. बताइए. The money market is a market for short-term funds which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year, up to 6 months, up to 3 months, none of these.
मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है मॉनेटरी एसेट्स की, जिसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अप टू 1 ईयर मनी मार्केट अप टू 1 ईयर होता है। कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है। 25th question. For optimal procurement of funds, a finance manager identifies different available sources and compares those items in terms of cost and associated risk. Identify concept highlighted in the above lines. Financial management, financial decisions, working capital, none of these. For optimum procurement of funds, a finance manager identifies different available sources and compares those items in terms of cost and associated risk. Identify करिए वो concept जो कि highlight की गई है ऊपर वाले sentence में। 4 चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, फटाफट आंसर कर दो, क्या होगा इसका correct answer? And the correct answer is financial management. Definition ही लिखी हुई है kind of. चलिए 26th question. A consumer has which of the following? Only rights, only responsibilities, either rights or responsibilities, both rights and responsibilities. एक कंज्यूमर का क्या क्या बनता है? राइट्स बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, दोनों चीज़ें बनती हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़ बनती है, बताइए। एंड द आंसर इज बोथ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक कंज्यूमर को जितने राइट्स मिले हुए हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिली हुई हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 27th question. Which of the following are considered as the pillars of marketing? इनमें से कौन सी वाली चीज़ मार्केटिंग का पिलर कंसिडर की जाती है? पैकेजिंग, लेबलिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन से वाली चीज़ मार्केटिंग का पिलर कंसिडर की जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, चूज करिए फटाफट करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। दोनों ही मार्केटिंग के पिलर कंसिडर किए जाते हैं। गलत ऑप्शन मार्क किया हुआ यहाँ पे, आंसर होगा सी, बोथ। 28th question. Directing is broadly grouped into how many categories which are known as elements of directing? How many categories? 2, 3, 3, 5. Okay. चलिए, डायरेक्टिंग इज ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज विच आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कौन कौन से उसमें, अच्छा 1 सेक, एक बार ना मैं ये रिमूव कर रही हूँ जो मैंने लिखा है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आप ऐसा मानना कि आंसर बता दूं क्या? चलो वैसे तुम्हें पता ही है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कितना होता है, हम सबको पता है एलिमेंट्स 4 होते हैं, राइट। बट जैसे आप ऑप्शन देखो तो 4 कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। पहला लिखा हुआ है 2, सेकंड लिखा हुआ है 3, थर्ड लिखा हुआ है 3 और फोर्थ लिखा हुआ है 5। अब यहाँ पे कायदे से देखा जाए तो कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, राइट। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ना तो हर वो बच्चा जो इस पेपर में बैठेगा ना उसको एक्स्ट्रा 5 मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग सामने वाले की तरफ से हुई है तो उनको ही भुगतना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 4। एलिमेंट्स कितने होते हैं डायरेक्टिंग के? 4 होते हैं ना, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, 4 हुए ना, तो यहाँ पे 4 आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 29th. Which of the following is not related to organizing as a process? Initiates implementation of plans, provides framework for performing managerial and operating tasks, clarifies jobs and working relationship, effectively deploys resources. बताइए, which of the following is not related to organizing as a process? Initiates implementations of plans, provides framework for performing managerial and operating tasks, clarifies jobs and working relationship, effectively deploys resources. नॉट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस लिखा हुआ है, नॉट वाला पॉइंट है, जल्दी बताइए। Initiates implementation of plans, provides framework for performing managerial and operating tasks, clarifies jobs and working relationship, effectively deploys resources. And the correct answer will be is not related to, आंसर होना चाहिए आपका A, क्योंकि ये काम डायरेक्टिंग का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30th, ये क्या बोलता है पढ़ लेते हैं अपन। Okay, it says which of the following functions of management helps in building customers' loyalty and in promoting its sales? Promotion, branding, pricing of goods, grading. बताइए।
Which of the following functions of management helps in building customers loyalty and in promoting its sales? Customer loyalty कैसे build होगी और promote कैसे होंगी sales? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट नहीं, यहाँ पे मार्केटिंग आएगा वैसे, बताइए। एंड करेक्ट आंसर इज ब्रांड बिल्ड करने से, क्योंकि कस्टमर्स लॉयल कैसे बनते हैं? ब्रांड बिल्ड करने से। 31st क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। आपको पता है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है? 2 सेंटेंसेस लिखे होते हैं, एक में जो चीज़ लिखी होती है, दूसरे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे, राइट? तो दोनों सेंटेंसेस उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये दोनों में से हम राइट ऑप्शन चूज़ करेंगे, और ट्रू है बट एक दूसरे से मैच नहीं करते तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, और ट्रू है और एक दूसरे से मैच करते तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम असर्शन रीजन के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट असर्शन में लिखा हुआ है changes in fashions and taste of consumers may shift demand in the market from existing products to the new ones. Reason लिखा हुआ है business environment is dynamic, that is it keeps on changing consumer preferences. चलिए बताइए क्या होगा आपका correct answer? Changes in fashion and taste of consumers may shift demand in the market from existing product to the new ones. Business environment is dynamic and it keeps on changing in the consumer preferences. चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? And the correct answer is both A and R are true and R is the correct explanation of A. Assertional reason में जो भी sentences लिखे हुए हैं बिल्कुल सही हैं, और साथ में जो reason में sentence लिखा हुआ है वो assertion वाले sentence को अच्छे से क्या करता है? explain करता है। 32nd question है again assertion reason वाला question. A business environment helps in understanding the threats which are likely to happen in the future. Reason में लिखा हुआ है environmental awareness can help managers to identify various threats on time and serve as an early warning signal. चलिए बताइए इसका क्या होगा correct explanation? Business environment helps in understanding the threats which are likely to happen in the future. Environmental awareness can help managers to identify various threats on the time and serve as an early signal. जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? And the correct answer is A. Again ये दोनों ही sentences सही हैं, दोनों threats के बारे में बात कर रहे हैं और general awareness के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उन पर अगर आप ध्यान रखें तो आपको opportunities और threats पहले से ही देखने को मिल जाती हैं। 33rd question है Fayol's book was published in English as General and Industrial Management in 1949, 1947, 1918, 1933. चलिए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? फैक्चुअल क्वेश्चन है, रट्टेबाजी वाला क्वेश्चन है। फ्योल और टेलर भाई साहब की पूरी हिस्ट्री पढ़ के जानी है क्योंकि वहां से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। एंड द करेक्ट आंसर इज 1949. 34th question. Which of the following nature of management involves skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results? Science, art, profession, none of the above. एक कीवर्ड है, बस उसी पे फोकस करना है। जैसे ही तुम उस कीवर्ड को पहचान जाओगे आंसर अपने आप निकल जाएगा। सिर्फ एक कीवर्ड है जिस पे फोकस डालना है, जैसे ही उसको पे फोकस डाल दोगे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। Which of the following nature of management involves skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results? Science, art, profession, none of the above. बताइए। And the correct answer is art. Obviously, personal application लिखा था, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो art correct answer होगा। 35th question. Increase in the use of mobile phones and iPods instead of paper and radio refers to an example of key component of general environment of business. Identify the component of business environment. Technological, political, legal, economic. आजकल पेपर और पेन से ज़्यादा हम iPods या फिर iPads या फिर AirPods या फिर कंप्यूटर्स इन सब का इस्तेमाल करते हैं। सो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से वाले कंपोनेंट के बारे में ये बात करता है वो आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज टेक्नोलॉजिकल। ऑब्वियसली सारी जगह टेक्नोलॉजी की ही बात हुई है। 36th question. Which of the following money market instrument is also known as zero coupon bonds? Call money, treasury bill, commercial paper, commercial bill. आप सबको पता है, हमने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जब पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि इसका दूसरा नाम भी है, इसको इस नाम से भी बुलाया जाता है। क्या नाम था बताइए? एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रेजरी बिल। जीरो कूपन बॉन्ड्स को हम ट्रेजरी बिल्स के नाम से भी बुलाते हैं।
37th question, which of the following is incorrect regarding the functions performed by consumer organization? They carry out comparative testing of consumer products. They do not provide legal assistance to the consumers. They file complaints in appropriate consumer courts on the behalf of the consumers. None of the above. बताइए, which of the following is incorrect regarding the functions performed by consumer organizations? इनमें से कौन से वाली चीज incorrect है consumer organizations के functions के बारे में? They carry out comparative testing of consumer products. They do not provide legal assistance to the consumers. They file complaints in appropriate consumer courts on the behalf of the consumers. Incorrect बतानी है, incorrect, गलत चीज. And the correct answer is they do not provide legal assistance to the consumers. They do provide legal assistance. यहाँ पे not लगा हुआ है, इस वजह से हम इसको incorrect बोलेंगे. ध्यान दीजिएगा, ऐसे questions में बच्चे maximum time गलती करते हैं. दो ये बहुत ही basic nature का question है, but चीज़ ये हो जाती है, बच्चे इसको incorrect की जगह correct पढ़ लेते हैं. बच्चे ऐसे ऐसे ये do not वाले को do पढ़ लेते हैं, तो इसकी वजह से गलतियाँ हो जाती हैं. बच्चे क्या, even for that matter कभी कभी बड़े भी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि skip कर देते हैं word को. तो वो चीज़ नहीं करनी है, अच्छे से ढंग से पढ़ने हैं क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए 38th क्वेश्चन है, which of the following statement is true about the organizing function of management? Departmentalization is the first step in the process of organizing. Organizing discourages creativity amongst the managers. Organizing allows a business enterprise to accommodate changes in the business environment. All of the above. बताइए, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? Which of the following statement is true about organizing function of management? इनमें से कौन से वाली statement correct है organizing function के बारे में? Departmentalization is the first step in the process of organizing. Organizing discourages creativity amongst the managers. Organizing allows a business enterprise to accommodate changes in the business environment. All of the above. And the correct answer of this question is Organizing allows a business enterprise to accommodate changes in the business environment. चलिए question number 39. Dash is the reason for business failure. Lack of market research, poor financial control, poor management, all of the above. किसकी वजह से मैनेजमेंट, किसकी वजह से बिजनेस फेलियर हो सकता है? मार्केट रिसर्च नहीं करी आपने, फाइनेंशियल कंट्रोल आपके बहुत पुअर थे, मैनेजमेंट आपकी बहुत बेकार थी, ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इन सारे कारणों की वजह से आपका बिजनेस फेल कर सकता है. 40th question. Which of the financial decisions is about the quantum of finance to be raised from various long-term sources? Investment, dividend, financing, none of the above. Which of the financial decision is about the quantum of finance to be raised from various long-term sources? कौन से वाला फाइनेंशियल डिसीजन, 3 फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं राइट, कौन से वाला फाइनेंशियल डिसीजन इस चीज़ से लिंक्ड है? कौन सी चीज़ से लिंक्ड है कि कौन से वाले सोर्स से, मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज से हमें कितना फाइनेंस रेज करना है, कितने क्वांटम में फाइनेंस रेज करना है, बताइए कौन से वाले में डिसीजन लिया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज फाइनेंसिंग. तो इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती. फाइनेंस. अगर असेट्स के बारे में बात हो रही है इन्वेस्टमेंट, अगर डिविडेंड देने के बारे में बात हो रही है तो डिविडेंड. ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था. फाइनली एक आधा मैच द फॉलोइंग आया है. एनीवेज, मैच द फॉलोइंग में एक तरफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाली जितनी भी हैं रिड्रेसल एजेंसीज लिखी हुई हैं, दूसरी तरफ उनके थ्रेशोल्ड लिमिट्स लिखी हुई हैं कि वो कहाँ से कितना केस ले सकता है. डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन. एक्सीड्स 2 करोड़, एक्सीड्स 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, डज नॉट एक्सीड 50 लाख. चलिए ध्यान दीजिएगा, हो सकता है यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो सकता है, क्या है ही, आपको बता रही हूँ, ध्यान देना पेपर में इस चीज़ का. ये मत सोचना हम हमेशा लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तो वैसे ही मार्क करते जाओ, नहीं, इन्होंने उल्टे तरीके से दिया है, पढ़ लेना उसको अच्छे से. जहाँ जहाँ बच्चे गलतियाँ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ अगर मैं स्टूडेंट होती आप लोगों की जगह तो मुझसे गलती हो सकती थी, मैं वो सारी चीज़ें आपको पहले ही बता देती हूँ ताकि तुम लोग अपने फाइनल पेपर में गलती ना करके आओ. सो यहाँ पे देख लो 3 चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन तीनों का सीक्वेंस ऊपर नीचे किया गया है. तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑब्वियसली सबसे छोटा होता है तो सबसे छोटे केसेस लेता है. स्टेट कमीशन उससे बड़ा होता है तो उससे बड़े का वो लेता है, और नेशनल कमीशन सबसे बड़ा होता है तो उससे बड़े लेता है. तो फर्स्ट का हो जाएगा 3, सेकंड का हो जाएगा 1 और थर्ड का हो जाएगा 2. 3 1 2, 3 1 2.
डी विल बी द करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड. चलिए 42nd question. Which of the following internal sources of recruitment involves shifting of an employee from one job to another, one department to another? Transfer, promotion, both A and B, none of the above. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. Which of the following internal sources of recruitment involves shifting of an employee from one job to another, one department to another? ट्रांसफर, प्रमोशन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए. एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी सिंपल, ट्रांसफर. अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तब उल्टी चीज पूछी गई थी. जो चीज क्वेश्चन में दी हुई थी वो आंसर में थी, एंड वाइस वर्सा. क्वेश्चन 43. It says, in order to make the annual day of the school a successful event, the headmistress of the school segregated all the activities into task groups, each one dealing with a specific area. For instance, decoration, refreshments, backstage support, etc. Each group was put under the charge of one teacher. Identify the function of management performed by the headmistress by dividing the activities and assigning the duties. Planning, organizing, staffing or directing. चलिए सेलेक्ट करिए करेक्ट आंसर. जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का. फिर मैं आपको हिंदी बताती हूँ इसकी. ओके, सो हिंदी ये है कि हेड मिस्ट्रेस चाहती थी स्कूल की कि जो उनका एनुअल फंक्शन है वो एक सक्सेसफुल इवेंट बने, जिसके लिए उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट टास्क मतलब डिफरेंट उसमें डिवाइड कर दिया, और जो जो सिमिलर नेचर की थी उनको सेग्रीगेट कर दिया. अब इसके लिए जैसे कि उन्होंने सेग्रीगेशन किस बेसिस पे किया, डेकोरेशन के बेसिस पे किए, इनका कुछ कर दिया, रिफ्रेशमेंट के लिए और लोग वो कर दिए, बैक स्टेज के लिए और कर दिए, और हर एक ग्रुप को एक टीचर के लिए के अंडर डाल दिया. मतलब हर एक ग्रुप को हेड करने के लिए एक टीचर को रख दिया. ठीक है. अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि हेड मिस्ट्रेस ने यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन से वाला फंक्शन कंप्लीट किया है. सो बेसिकली एक इवेंट होने वाला है, एनुअल फंक्शन, जिसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं. उन एक्टिविटीज़ को सेग्रीगेट किया गया है, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को एक तरफ कर दिया गया है, और ये सारा काम हेडमिस्ट्रेस ने किया है. और आपको बताना है कि हेडमिस्ट्रेस यहाँ पे कौन से वाला फंक्शन मैनेजमेंट का कर रही है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग. वर्क को डिवाइड करना, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, हायरार्की बनाना, हेड और रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करना, सब कहाँ होता है, ये ऑर्गेनाइजिंग में होता है. 44th question. A company needs a detailed plan for its new project, construction of retail shops across the city. Dash type of plan should it prepare? Program, rule, procedure, method. चलिए, ये बहुत अलग अलग तरह के जो अपन ने प्लान्स पढ़े थे ना प्लानिंग चैप्टर में, लास्ट वाला जो टॉपिक था, इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यूजुअली आई हैव सीन ऑब्जेक्टिव्स या फिर बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट नॉट नेसेसरी उसी से पूछे जाएंगे हमेशा. तो उस वाले सेक्शन को भी अच्छे से पढ़ के रखना. ये बोल रहे हैं कंपनी का प्लान है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है रिटेल शॉप्स की अक्रॉस सिटी. उसके लिए किस तरह का प्लान बिल्ड करेंगे? Program, rule, procedure, method. And the right answer is program. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है 45th question. Which of the following principles of management by Fayol states that there should be one and only one boss for every individual employee? Unity of direction, order, unity of command, division of work. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. क्या बोल रहे हैं ये? फ्योल भाई साहब का कौन से वाला प्रिंसिपल है जो बोलता है कि एक इंडिविजुअल के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए? एक इंडिविजुअल के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए. कौन से वाला प्रिंसिपल है बताइए. एंड द करेक्ट आंसर इज यूनिटी ऑफ कमांड. मतलब एक इंसान को ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे ऑर्डर एक से ज़्यादा लोगों से मिलने लग जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले मैं किसका काम करूं. ठीक है. चलिए 46th क्वेश्चन. अगेन मैच द फॉलोइंग. सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं मैनेजमेंट के, यहाँ दिया हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन, और आपको मैच करना है कौन किसके साथ मैच कर रहा है. फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सेकंड है ग्रुप एक्टिविटी, थर्ड है मल्टी डायमेंशनल. यहाँ लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क एंड ऑपरेशंस.
Some aims and objectives are the basic reason for existence of an object or an organization. Diverse individuals with different needs work together to fulfill the common organizational goal. चलिए बताइए कौन सा किसके साथ मैच करेगा. एक्चुअली ये वाला सेम क्वेश्चन अब पहले भी आ चुका है. ये पहला मैच द फॉलोइंग है जो रिपीट हुआ है, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. कीवर्ड्स पहचानिए और किसका किसके साथ फिट बैठेगा उसको वो करिए. Management is a complex activity involving management of work, people and operations. Some aims and objectives are the basic reason for existence of an organization. Diverse individuals with different needs work together to fulfill their common organizational goals. नाम से ही पता चल रहा है. देखिए यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल चीज़ दी हुई है, यहाँ पे ये दी हुई है, यहाँ पे ये दी हुई है. तो फर्स्ट वाला जाएगा हमारा सेकंड के साथ, सेकेंड वाला जाएगा हमारा थर्ड के साथ और थर्ड वाला जाएगा हमारा 1 के साथ. तो देख लेते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है. 2 3 1 2 3 1 2 3 1 सेकेंड वाला ही ऑप्शन है. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. सिंपल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा अब ये आ गया है एक केस बेस्ड क्वेश्चन. एक केस स्टडी दिया होगा, उसके बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको उनका आंसर करना है. यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, आराम से आप देख सकते हैं. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम. A critical point control CPC approach is followed by McDonald's in the cooking and handling process so that any food safety threat can be prevented, eliminated or reduced to an acceptable level. Hence, continuous monitoring of activities are undertaken to ensure that the process is right at each critical point control. The main principle followed for cooking at McDonald's is less amount, many time. Which can ensure the high quality and high fresh level of the food. For instance, if 4 hamburgers have to be made, a worker cannot cook all the 4 hamburgers at one time. The time figured out for making one hamburger is around 145 seconds. Moreover, nearly all foods in the McDonald's have a specific holding time. The holding time for the hamburger is 10 minutes and for French fries it's 7 minutes. If it is not sold within that time, it is thrown away. Also, the temperature of the milk sent by the supplier must be under 4 degrees Celsius, otherwise it will be returned. ओके ये केस स्टडी पुरानी है, नई नहीं है. अब तो मुझे लगता है ना कि मैंने आपको सारी केस स्टडी पढ़ा दी है, क्योंकि जितनी भी केस स्टडी आती है अपन को लगता है ये तो पढ़ी हुई है, पुरानी है. ये वो मैकडॉनल्ड्स की फूड वाली है कि भैया कितना ध्यान रखते हैं इन सारी चीज़ों का. ये अब इसकी हिंदी में बताऊंगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके रीड करिए खुद से. ये है इसका सेकंड पार्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं. सो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि मैकडॉनल्ड्स ना अपने खाने को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है. वो यूँ नहीं करता कि भैया ज़्यादा चीज़ें साथ साथ बनाते जाओ, नहीं. अगर उसके पास ऑर्डर्स आते हैं ना, वो पहले एक ऑर्डर कंप्लीट करता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है, फिर चौथा करता है. जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 4 हैमबर्गर्स का उसके पास ऑर्डर आ जाता है, तो वो ये नहीं करेगा कि चारों साथ में बना रहा है. जैसे बाकी शॉप्स पे तो क्या होता है, बाकी खाने वाली जगह पे क्या होता है, अगर 2 टेबल से सेम ऑर्डर आया है तो साथ में बन जाता है और उसके बाद दोनों को अलग अलग दे देते हैं. यही करते हैं ना. मैकडॉनल्ड्स ऐसा नहीं करता. वो क्या करता है, पहले ऑर्डर आया, पहले उसको बनाएगा, साइड करेगा, दूसरा ऑर्डर अलग से बनाएगा, उसको साइड करेगा, ऐसे. और उसी के साथ वो एक होल्डिंग टाइम रखते हैं हर एक खाने की. मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी खाना बन गया, लेकिन वो उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर बिका नहीं, मतलब सामने वाला लेने नहीं आया, तो वो उसे फेंक देंगे. क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमेशा ना हमें फ्रेश फूड सर्व करना चाहिए अपने कस्टमर्स को, तभी हमारी डिमांड जो मार्केट में है वो हमेशा वैसी रहेगी. अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ की बात करें तो ये बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज 7 मिनट के अंदर अंदर अगर सोल्ड नहीं होते तो उसे फेंक दिया जाता है. और वैसे भी आपको पता है मतलब 7-10 मिनट के अंदर अंदर अगर फ्रेंच फ्राइज़ को नहीं खाओ तो वो ना अजीब से हो जाता है. वैसे तो वो बहुत क्रिस्पी लगते हैं खाने में नॉर्मली, लेकिन अगर उसको एक विद इन टाइम लिमिट के अंदर नहीं खाया जाए तो वो बहुत ही अजीब से तेल वाला टाइप फील आने लग जाता है उनके बीच में. तो बस वही चीज़ें इंश्योर करते हैं इनके प्रोडक्ट्स के साथ नहीं हो. एंड एट द सेम टाइम जो इनको मिल्क सप्लाई करते हैं ना, वो -4 डिग्री सेल्सियस पे करता है. अगर उससे मतलब वैसा नहीं होता तो ये मिल्क एक्सेप्ट ही नहीं करते, सप्लायर को वापस भेज देते हैं. दैट्स द थिंग. ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज डिस्कस्ड इन द अबव लाइन्स. एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. टेकिंग करेक्टिव एक्शन होगा यहाँ पे. सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या बोथ ए एंड बी, बताइए.
And the correct answer is both A and B, taking corrective action and analyzing deviation. 48th question, which of the following statement is true with respect to critical point control? इनमें से कौन सी वाली statement critical point control के बारे में सही लिखी हुई है? Control focus on key result areas. CCPs may be located at any point in the food production plant where hazards need to be prevented, eliminated, or reduced to acceptable levels. It helps in saving time and thus managers can focus on other relevant issues. All of the above. इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट ट्रू है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के बारे में? कंट्रोल फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज. CCPs may be located at any point in the food production plant where hazards need to be prevented, eliminated, or reduced to acceptable levels. It helps in saving time and thus manager may focus on other relevant issues. All of the above. And the correct answer is all of the above. ये सारी चीजें. Identify the point which highlights the importance of controlling function in the above text. Accomplishing organizational goals, making efficient use of resources, judging accuracy of standards, all of the above. कंट्रोलिंग के बारे में कौन से वाला फंक्शन सही दिया हुआ है? कंट्रोलिंग के बारे में कौन से वाला फंक्शन सही दिया हुआ है? ठीक है. Accomplishing organizational goals, making efficient use of resources, judging accuracy of standards, all of the above. बताइए. And the correct answer is all of the above. सारी की सारी चीजें. 50th question, which feature of controlling is highlighted in the above text? Control is a continuous process. Control is all pervasive. Action is the essence of the control. Control is forward looking. बताइए कौन से वाली चीज हाईलाइट की है कंट्रोलिंग के बारे में? कौन से वाला फीचर हाईलाइट किया गया है? And the correct answer of this question is control is a continuous process. एंड दैट्स इट. यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है. एक और मॉक टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, बस एक और मॉक टेस्ट बचा हुआ है. एंड एक और गुड न्यूज़ मैं आपको दे दूँ कि अब NTA ने जो आपका ये CUET का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है, वो अथॉरिटी ने एक अलग से मॉक टेस्ट की सीरीज़ निकाली है जिसको बहुत जल्दी हम कवर करने वाले हैं. मतलब इन मॉक टेस्ट के बाद बस वही वाली सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो वेट फॉर दैट. वो सारी आपको देखनी है क्योंकि वो NTA ने खुद निकाली है. अगर NTA कुछ दे रहा है और पेपर भी वही कंडक्ट करने वाला है तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए वो मॉक टेस्ट, राइट? तो वो आपके लिए जल्दी से आने वाले हैं. एंड तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई वीडियो मिल नहीं रही है प्लेलिस्ट में या फिर यूट्यूब पे, तो आपको कुछ नहीं करना, मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे जाना है. ठीक है, magnetbrains.com टाइप करोगे तुम गूगल पे तो साइट आ जाएगी, वेब पेज खुल जाएगा. इसमें तुम्हें टॉप कोर्सेज में जाना है CUET में. यहाँ पे तो तुम्हें दिख जाएगा पायल मैम का एंटरप्रेन्योरशिप वाला सेक्शन एज वेल एज बिजनेस स्टडीज़. कुछ स्टूडेंट मुझसे बोल रहे थे मैम एंटरप्रेन्योरशिप को कंटिन्यू करिए. तो बिजनेस स्टडीज़ जैसे ही कंप्लीट होगा फटाफट हम एंटरप्रेन्योरशिप वो करेंगे, स्टार्ट करेंगे. तो एक डोमेन पहले अच्छे से कर लो, उसके बाद दूसरे डोमेन पे जाएंगे. ठीक है, ऐसे तुम सारे सीक्वेंस में वीडियोस देख सकते हो, उसके बाद तुम वीडियो खोल के उससे पढ़ भी सकते हो एंड उसके बाद तुम मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू भी बोल सकते हो. सो बस इतना ही करना है तुम्हें अपनी तरफ से और तुम्हें CUET में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर तुमने ये सारे मॉक टेस्ट एज वेल एज शॉर्ट रिविजन्स वाली वीडियोस देख ली तो. दैट्स इट. अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है हम सबके लिए ये. अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छे कॉलेजेस में जाइए एंड that's it. Thank you so much for watching this video.